स्कैंडल सबसे पहली बार सबके आ गया था, जिसमें इंडिया के तब के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और साथ में अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर बैन तक हो गए। और वो समय इंडियन क्रिकेट के लिए काफी बुरा था। हर जगह से बस हिट ही मिल रही थी और लोगों का क्रिकेटर्स के ऊपर से विश्वास उठने लग रहा था। और यही लग रहा था कि इसके बाद हमारी गवर्नमेंट या फिर खुद बीसीसीआई ऐसी चीजें आगे नहीं होने देगी और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगी। लेकिन इसे सोचने से ज्यादा करने में फायदा होता है एंड वही चीज यहाँ पर नहीं हुई। और एक बार फिर से 2013 में एक और मैच फिक्सिंग स्कैंडल पकड़ा जाता है और इस बार ये चीज हुई थी आईपीएल में। डेट थी 16 मई 2013। एक बार फिर से आईपीएल का एक न्यू सीजन पीक पर था और इसी बीच एक खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने मुंबई में रेड करके काफी सारे बुकीज और साथ में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। और इन 3 प्लेयर्स में एक ऐसा बॉलर भी था जिसने इंडिया को 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि उस टाइम पर इंडिया का स्टार बॉलर तक था। ये न्यूज आते ही सभी फैंस एंड इवन पूरे देश ने क्रिकेट के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और सभी लोगों का क्रिकेट को देखने का पर्सपेक्टिव बदल चुका था। ये बात है उस दिन की जब पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सभी एलिमेंट इस खेल में शामिल हो गए थे। इस पूरे स्कैंडल की असली शुरुआत होती है साल 2012 से, यानी कि ठीक एक साल पहले जब आईपीएल का फिफ्थ सीजन शुरू होने वाला था। एंड उस टाइम पे क्रिकेट आईपीएल की वजह से पीक पर जा चुका था। आईपीएल बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट को पैसे के मामले में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उस टाइम पर क्रिकेट में बेटिंग और इलीगल गैम्बलिंग जैसी चीजें काफी आम हो चुकी थी। मानो हर कोई आईपीएल मैचेस पे पैसा लगाने को तैयार बैठा था। ये बेटिंग इतनी बढ़ गई थी कि उस आईपीएल सीजन के खत्म होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बड़े सट्टेबाजों ने इतना पैसा कमाया था जो कि कई प्लेयर्स की एनुअल सैलरी से ज्यादा था। और ये सट्टेबाजी खुलेआम चल रही थी और इसका एक सिंपल सा कारण था और वो थी खुद पुलिस। बड़े शहरों की पुलिस डिपार्टमेंट उस टाइम पे इन सट्टेबाजों और मैच फिक्सिंग से रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे और उनकी लापरवाही की वजह से किसी भी सट्टे लगाने वाले को डर भी नहीं लग रहा। फिर आईपीएल 2012 खत्म होता है और बुकीज का नंबर काफी बढ़ जाने के कारण पुलिस को इस बार एक्शन में आना पड़ता है और वो बेटिंग एंड मैच फिक्सिंग से रिलेटेड अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इस बीच उसी साल एक न्यूज चैनल पे कुछ प्लेयर्स का स्टिंग ऑपरेशन होता है एंड सरप्राइजिंगली वो प्लेयर्स मैच फिक्सिंग को लेकर गिल्टी पाए भी जाते हैं। क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब आप एजेंट तो आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। और जिस चीज का आइडिया पुलिस पहले ही लगा चुकी थी वही सब चीजें निकलती है। मगर वो प्लेयर्स 5 अलग-अलग टीम से थे एंड सब अनकैप्ड रणजी प्लेयर्स थे। उस टाइम सोशल मीडिया के ना होने की वजह से ये बात उतनी बड़ी नहीं बनी और ना ही इसमें किसी बड़े प्लेयर का नाम शामिल था। बीसीसीआई ने इन 5 रणजी प्लेयर्स को बैन कर दिया। मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैच फिक्सिंग का क्रिकेट में इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद ये पहली बार था मैच फिक्सिंग रंगे हाथ पकड़ी गई, इवन ऑन अ स्मॉल स्केल। मगर पुलिस को तब तक आइडिया लग चुका था कि अगर 5 अनकैप्ड प्लेयर्स इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो और कई बड़े प्लेयर्स भी मैच फिक्सिंग में शामिल होंगे, स्पेशली इन आईपीएल, क्योंकि इसी समय पर बुकीज एंड बेटिंग पीक पर हो जाती है। जनवरी 2013 दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बुकीज के अगेंस्ट कर रही होती है, लेकिन उन्हें उन लोगों से कुछ खास क्लू या फिर किसी भी टाइप की लीड नहीं मिल पाती। इसी बीच उसी महीने सीबीआई ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट यानी कि एमसीओसीए के थ्रू 42 लोगों पर चार्जशीट फाइल करी। इन 42 लोगों में पाकिस्तानी लोगों से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम लाइक दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के भी नाम शामिल हैं। अब इससे भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और इनसे 2 फोन नंबर सामने निकल कर आते हैं। एक पाकिस्तानी नंबर था और दूसरा नंबर दुबई का था। इन सब के बाद सीबीआई इस केस को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर देती है और फरवरी के एंड तक आते-आते इन नंबर्स की फोन टैपिंग शुरू हो जाती है। लगातार 2 महीने तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन नंबर्स को टैप करती है और इसमें कई बड़े नाम सामने निकल कर आते हैं। उस 2 महीने की फोन टैपिंग में ये पता चलता है कि एक आदमी अश्विनी अग्रवाल, जिसे अंडरवर्ल्ड में टिंकू मंडी के नाम से भी जाना जाता था, उसकी बात हो रही थी किरण ढोले और सुनील भाटिया से, जो कि दोनों मैच फिक्सर्स थे। आगे ट्रेस करने से उनका लिंक जीजू जनार्दन से भी निकलता है, बट अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी था। जब जीजू जनार्दन की फोन टैपिंग करी गई तो उसका लिंक और किसी से नहीं बल्कि इंडिया के उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट पेस बॉलर श्रीशांत से निकलता है। और वहीं सुनील भाटिया और किरण ढोले का लिंक उस टाइम के राजस्थान रॉयल्स के बॉलर अजीत चंडीला से निकलता है। पहले तो स्पेशल सेल की टीम सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर अंडरवर्ल्ड का
कनेक्शन क्रिकेट में कैसे आ गया, बट बाद में पूरी मिस्ट्री क्लियर हो जाती है। अब दिल्ली पुलिस के टारगेट लिस्ट में कुछ बुकीज पहले से ही थी और उसके बाद ऊपर से उन्हें ये पता चल जाना कि इस बार की आईपीएल में अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग प्लेयर्स के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग करवाएंगे। इस सब के बाद तो डिसीजन काफी साफ था। उन फोन नंबर्स का लिंक जो कि दिल्ली पुलिस अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को पकड़ने में इस्तेमाल कर रही थी, उसके तार को मैच फिक्सिंग से जोड़ दिया जाता है। इस पूरे मैच फिक्सिंग वाले वेब का पता चलते ही पुलिस उस पूरे फोन रैकेट जिसमें 4-5 बुकीज, जीजू जनार्दन, सुनील भाटिया, किरण डोले और जो क्रिकेटर सामने आए थे उनकी फोन टैपिंग शुरू कर देती है। और दिल्ली पुलिस इस मूवमेंट पर श्योर हो चुकी थी कि इस बार उनके हाथ से मैच फिक्सिंग का केस कहीं भागने नहीं वाला। अप्रैल 2013 आईपीएल का नया सीजन शुरू हो जाता है। उस पीरियड में भी दिल्ली पुलिस टैपिंग कर रही थी और अक्सर उन्हें फिक्सर्स एंड प्लेयर्स के बीच की कन्वर्सेशन सुनने को मिलती थी, जिसे वे रिकॉर्ड भी कर लेते थे। उसमें मैच को लेकर कई कीवर्ड्स भी रहते थे, लाइक रिस्पैक्ट ठीक करो, सिग्नल कब दोगे, बीच में टॉवल लगा लेना या फिर ओवर में 7 रन दे देना। इसी टाइप की बातें दिल्ली पुलिस को सुनने को मिल रही थी। बट ये सारी चीजें कुछ खास सबूत नहीं बना रही, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं थी कि एक्चुअली में कौन सा पर्टिकुलर प्लेयर मैच में फिक्सिंग कर रहा है या फिर इस सब में कितने लोग शामिल हैं। बट फोन टैपिंग कंटिन्यू रहती है और नेक्स्ट मंथ यानी मई में इन सभी चीजों का चिट्टा पिटा खुल जाता है। इन सभी के बीच जो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही होती है, एंड वहीं महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के डीएसजी जो कि राकेश मारिया होते हैं, उनके पास एक कॉल जाती है। उस कॉल में बताया जाता है कि इंडिया में एक नंबर से बार-बार पाकिस्तान कॉल किया जा रहा है। ये बात सुनते ही राकेश मारिया उस कॉल को ट्रेस करते हैं और वो नंबर उस बार के आईपीएल में अंपायरिंग कर रहे पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का निकलता है। लेकिन इससे कुछ खास हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि उस टाइम पर दोनों पुलिस दिल्ली एंड महाराष्ट्र अपनी अपनी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इसके बाद डेट आती है 5 मई 2013, जिस दिन राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया का मैच था। दिल्ली पुलिस अजीत चंडीला और श्रीसंत के फोन की टैपिंग शुरू कर देती है, क्योंकि वो दोनों पहले से ही पुलिस की नजरों में आ चुके थे और वे दोनों राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे। तो काफी ज्यादा चांसेस थे कि इस मैच में फिक्सिंग होने वाली है और ठीक वैसा ही होता है। मैच के ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 मई को फोन टैपिंग के दौरान पता चलता है कि अजीत चंडीला किसी अमित सिंह नाम के आदमी से बात कर रहे हैं, जो कि एक फिक्सर होता है। अमित सिंह उसे बताता है कि कल के मैच में उसे अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 14 रन से ज्यादा रन देने होंगे और अजीत चंडीला ये करने के लिए मान भी जाते हैं। और ठीक वैसा ही होता है जैसे दिल्ली पुलिस ने एक रात पहले फोन टैपिंग के दौरान सुना था। अजीत चंडीला अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 16 रन देते हैं, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो बीच मैच में सिग्नल ना देके ब्लंडर कर देते हैं। अब मैच फिक्सिंग में अक्सर जो प्लेयर्स को करने के लिए कहा जाता है, उससे पहले उन प्लेयर्स को सिग्नल देना होता है, लाइक अ कंफर्मेशन कि हां अब बुकीज अपने पैसे उस चीज पर लगा सकते हैं एंड वो उस चीज को करने वाले हैं। मगर अजीत चंडीला सिग्नल देना भूल जाते हैं और फिक्सर्स एंड बुकीज का लाखों का नुकसान हो जाता है। उसके बाद फिक्सर अजीत चंडीला से पैसे वापस मांगने को कहता है, बट क्या चंडीला पैसे वापस देते हैं नहीं, ये किसी को भी नहीं पता चलता। फिर आती है डेट 9 में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच। अब दिल्ली पुलिस को अजीत के बारे में भी पता चल चुका था और उनके अगेंस्ट उनके पास ठोस सबूत भी था, मगर अभी और बड़े खिलाड़ियों का फोन टैपिंग के थ्रू मिलना बाकी था। उस दिन एज यूजुअल पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही होती है एंड उस दिन वो दूसरे फिक्सर यानी जीजू जनार्दन को ट्रेस कर रही होती है। अब इस पॉइंट के बाद जो अगला बड़ा नाम आता है वो नन अदर देन एस श्रीसंत का होता है, क्योंकि जब 2 महीने पहले जीजू जनार्दन को ढूंढा गया था कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो उसमें उसका लिंक श्रीसंत के साथ निकला था, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। लेकिन इस बार वो श्रीसंत के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि श्रीसंत अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन देगा एंड कंफर्मेशन के लिए वो टॉवल पहले अपने लोअर पे लगाएंगे एंड फिर ओवर की शुरुआत करें। और श्रीसंत को ये भी बता दिया जाता है कि जो बॉलिंग से पहले रन अप होता है उसे थोड़ा लंबा करना, ताकि जितने भी सट्टेबाज हैं उन्हें पैसे लगाने का टाइम मिल पाए। और मैच के दिन श्रीसंत ठीक ऐसा ही करते हैं, वो टॉवल लगा के रन अप को लंबा करते हैं और ओवर में 14 से ज्यादा रन भी देते हैं। और साथ में इस मैच में अजीत चंडीला को भी फिक्सिंग के लिए कहा गया और इस बार नए तरीके का सिग्नल डिसाइड किया गया, क्योंकि लास्ट मैच में चंडीला बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके थे। इस बार चंडीला का सिग्नल था कि वो अपनी टी-शर्ट को 2 बार ऊपर करे और ऊपर आसमान में देख के अपने ओवर की शुरुआत करें एंड अजीत चंडीला बिल्कुल वैसा ही करते हैं। फिर आती है मेन डेट यानी 15 मई 2013 और यही वो दिन था जब पूरे देश के सामने क्रिकेट का ये वन ऑफ द डार्केस्ट स्कैंडल सामने आता है। मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का और दिल्ली पुलिस अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही थी। इस बार जिस खिलाड़ी का नाम सामने आया वो थे राजस्थान रॉयल्स के बॉलर अंकित चौहान। उस मैच में वही होता है जो कि पिछले दोनों मैचेस में होता हुआ आ रहा था। अंकित चौहान अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 13 रन देते हैं और 60 लाख एज अ
आईपीएल के सेकंड ओवर में 13 रन देते हैं और 60 लाख एज अ कंप्लीशन प्राइज भी रिसीव करते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। कोइंसिडेंटली अजीत चंडीला और श्री संत उस मैच का पार्ट नहीं होते और उन्हें बेंच पर बिठा दिया जाता है। अब इसका स्पेसिफिक रीजन तो किसी को नहीं पता, लेकिन बाद में रूमर्स की माने तो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन जो कि उस सीजन राहुल द्रविड़ थे, उनको पहले से ही थोड़ा आभास हो गया था कि श्री संत और अजीत चंडीला किसी चीज में इन्वॉल्व है, इसलिए उन्हें मुंबई इंडियंस वाले मैच में नहीं खिलाया गया। लेकिन मैच खत्म हो चुका था और दिल्ली पुलिस के लिए भी वक्त आ चुका था कि पिछले 2-3 महीने से जिस चीज को वो अंजाम देना चाह रहे थे उस चीज को फाइनली वो अंजाम दे। तो जैसे ही वो मैच खत्म होता है उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि अब उनके पास उतने सबूत हो चुके थे कि वो उन तीनों क्रिकेटर्स को पकड़ पाए। अब दिल्ली पुलिस की टीम 2 हिस्सों में बढ़ के दिल्ली एंड मुंबई में प्लेयर्स और बुकीज की तलाश में रेड मारना शुरू कर देते हैं। इस रेड का सबसे पहला शिकार बनते हैं श्री संत, जिन्हें उनके ही एक फ्रेंड के घर में पकड़ा जाता है। जब दिल्ली पुलिस घर में घुसती है तो वहां पे उन्हें श्री संत के साथ फिक्सर जीजू जनार्दन भी मिलता है। उनके रूम से उस टाइम पे कुछ डायरीज देखने को मिलती है जो कि इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेजेस में, और साथ में 72,000 कैश भी वहां पर था। इसके बाद पुलिस श्री संत को अरेस्ट करके उन्हें मुंबई के एक होटल में ले जाते हैं जहां पे राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम रुकी हुई थी एंड बाकी 2 प्लेयर्स जिन्होंने फिक्सिंग करी थी उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उस होटल से अजीत और अंकित को प्रॉपर वारंट दिखाकर अरेस्ट कर दिया जाता है। अब क्रिकेट का सौदा करने वाले इन खिलाड़ियों को तो पुलिस उस टाइम पर पकड़ लेती है, मगर असली काम अभी बाकी था। उस पूरी रेड में 14 बुकीज अलग-अलग जगह से पकड़े जाते हैं जहां पूरी दुनिया आईपीएल की धुन में मदहोश थी। वहां दिल्ली पुलिस इस पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश कर रही थी और ये सब अगर पॉसिबल हो पाया तो वो था दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की वजह से, जिन्होंने तमाम जगहों पर रेड मारी और इन बुकीज और 3 मेन प्लेयर्स को पकड़ा। ये सब करते करते सुबह के 5 बज चुके थे और इस चीज को लेकर बवाल मचना तो तय था। जैसे ही न्यूज़ सर्कुलेट होनी शुरू हुई, मीडिया एंकर से लेकर क्रिकेट फैंस तक सब लोग शॉक में जा चुके थे कि जिस क्रिकेट को इंडिया में एक रिलीजन की तरह देखा जाता है और जहां के फैंस इस स्पोर्ट को अपने दिल से देखते थे, उन सब का दिल टूट जाता है। और इंडियन मीडिया भी इंडियन मीडिया, उन्होंने बिना किसी रीजन के काफी ज्यादा असम्पशंस लगाने शुरू कर दिए जो बाद में जाके काफी खतरनाक भी साबित हो सकते थे। सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुके थे। तभी राजस्थान रॉयल्स के ओनर, कैप्टन एंड कोच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसाइड करते हैं और सभी के सामने सच बताने का तय होता है कि सारी बातें मीडिया के सामने रख दी जाए। और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। और जो कंफ्यूजन हर जगह बन रही थी वो दूर हो जाती है। लेकिन सच बात तो सामने आ गई थी और वो क्रिकेट के लिए किसी भी डरावने सपने से कम नहीं थी। उस दिन यानी 16 मई 2013 को बीसीसीआई इमीडिएटली श्री संत, अजीत और अंकित पे लाइफ टाइम बैन लगा देती है। अब दिल्ली पुलिस की इस मुंबई में सक्सेसफुल रेड के बाद काफी वाहवाही होती है और उन्हें काफी अप्रिशिएट किया जाता है और उन्हें काफी शर्मनाक फील होता है, क्योंकि उन्हीं के शहर में इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा जाना और जिसके बारे में उन्हें कोई खबर तक नहीं थी, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसी चीज को देखकर मुंबई पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू रखती है। जो पहले पाकिस्तान नंबर वाला कनेक्शन उन्हें मिला था असद रौफ का, उसे ट्रेस करना शुरू कर देती है। असद रौफ एक पाकिस्तानी अंपायर थे जिन्होंने आईपीएल में भी अंपायरिंग करी थी। मुंबई पुलिस को ये जरूर विश्वास था कि असद रौफ का लिंक कहीं ना कहीं से इस केस से जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो ये कहानी टर्न मार रही है, ऐसा आपने, मैंने और इवन मुंबई पुलिस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस फोन टैपिंग से सबके सामने ऐसे नाम आने वाले थे जो कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला देने वाले थे। असद रौफ की फोन टैपिंग होती है और उसमें उनका लिंक निकलता है रुस्तम हिंद के नाम से मशहूर दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। यस, अब अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो ये बात क्रिकेट से जाकर बॉलीवुड तक चली गई है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक बॉलीवुड एक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में ये साफ साफ पता चलता है कि असद रौफ बिंदु दारा सिंह को मैच के बारे में जानकारी दिया करते थे और उस हिसाब से बिंदु दारा सिंह आगे बैटिंग भी करते थे। एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मुंबई पुलिस 16 मई 2013 के ठीक 4 दिन बाद यानी कि 21 मई को बिंदु दारा सिंह को अरेस्ट कर लेती है। इन सब चीजों के चक्कर में मुंबई पुलिस के हाथों से असद रौफ निकल जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब श्री संत और बाकी प्लेयर्स की गिरफ्तारी हुई थी उसके तुरंत बाद ये न्यूज़ सुनते ही असद रौफ पाकिस्तान भाग जाते हैं। लेकिन बाद में जब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी होती है उन्हें उसमें आईसीसी के द्वारा अंपायरिंग से हटा दिया जाता है। बट असली शॉकिंग बात तो यानी बाकी थी। जब बिंदु दारा सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग को फर्दर स्टडी किया गया तो उसमें उनका लिंक बुकीज के साथ तो निकला ही, लेकिन हैरान करने वाला जो नाम था वो था बीसीसीआई के उस टाइम के चेयरमैन एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ नियप्पन का। बीसीसीआई के चेयरमैन के सन इन लॉ का नाम इस केस में आ जाना काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। लेकिन उससे बड़ी शॉकिंग बात ये थी बिंदु दारा सिंह और गुरुनाथ के बीच में बातें 30 से ज्यादा बार हो चुकी थी।
वो भी अलग अलग मैच के रिगार्डिंग। इतने बड़े नामों का इसमें इन्वॉल्व होने के बाद भी अभी क्रिकेट को और झटके मिलने बाकी थे। गुरुनाथ पुलिस से 3 दिन तक भागते रहते हैं, लेकिन 24 मई को उन्हें भी मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। सीएसके के टीम प्रिंसिपल का इस तरह से मैच फिक्सिंग स्कैंडल में नाम आ जाना सीएसके की इमेज को पूरी तरीके से गिरा देने वाली चीज थी। लोग हर मैच को क्वेश्चन करने लग गए थे कि जो वो देख रहे हैं वो फेयरली खेला भी जा रहा है या नहीं। मुंबई पुलिस ने जब गुरुनाथ से बातचीत करी तो ये सामने आया कि गुरुनाथ 2011 से ही बड़ी लेवल पर बैटिंग कर रहे थे। साल 2011 से लेकर 2013 तक उन्होंने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अमाउंट बेटिंग में लगाया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिंदुदारा सिंह से मिले बुकीज के फोन नंबर्स का लिंक पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड से निकला, यानी अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील पाकिस्तान में बैठे आईपीएल में मैच फिक्सिंग करा रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर दिल्ली पुलिस ने जो इनिशियली सोचा था फोन टैपिंग के डिसीजन से पहले वो सब कुछ सच होता दिख रहा था। जब दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि हम हराम का पैसा नहीं खाते हैं और बस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी इतने मेस्ड अप और इंटेंस सिचुएशन में दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े डॉन भी अपना नाम नहीं लाना चाह रहे थे। अब ये मैटर काफी बड़ा हो चुका था और फिर डेट आती है 3 जून 2013 और उस दिन बिंदुदारा सिंह को जेल से बेल मिल जाती है क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट में सबूत कम पड़ गए थे। और अगले दिन यानी 4 जून को श्रीनाथ, अजीत, अंकित और 23 बुकीज जो कि स्कैंडल में शामिल थे उनके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। अब 16 मई से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस लगातार श्रीसंत और बाकी 2 प्लेयर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी और काफी सारे सबूत इकट्ठा कर भी चुकी थी। इसी के साथ साथ पुलिस श्रीसंत से लगातार बातचीत भी कर रही थी। इन्हीं सब बातचीत में बीसीसीआई का मिसमैनेजमेंट भी सामने आता है। गुरुनाथ का नाम आने के बाद मानो बीसीसीआई में एक काला धब्बा सा लग चुका था एंड बात बहुत ज्यादा बढ़ भी चुकी थी। इवन सीएसके की टीम मैनेजमेंट ने भी गुरुनाथ के अरेस्ट होने के बाद उन्हें टीम प्रिंसिपल मानने से इनकार कर दिया था। बीसीसीआई बहुत मुश्किल में थी क्योंकि खुद उनके हेड श्रीनिवासन के सन इन लॉ इस केस में फंसते ही चले जा रहे थे। मीडिया और इंडियन क्रिकेट लवर्स के बीच में बीसीसीआई को लेकर काफी ज्यादा हेट दी जा रही थी एंड पूरा क्रिटिसिज्म का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका था। इस सब की वजह से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से लेकर ट्रेजरर तक सबने रिजाइन कर दिया। इवन उस टाइम के आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया था। इंडिया में क्रिकेट को लेकर माहौल काफी सेंसिटिव और गर्म हो चुका था। जब स्टेशन से आगे पूछताछ करी गई तो उनका लिंक राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा से निकला। राज कुंद्रा के ऊपर भी इलीगल बेटिंग के इल्जाम थे जो कि उन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस के सामने झुकना पड़ा। इसके बाद बीसीसीआई के द्वारा एक और कमेटी बनती है जो कि खुद श्रीनिवासन ने बनाई थी और इस नाम भर की कमेटी ने गुरुनाथ और राज कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी थी, ये कहते हुए कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड ये डिसीजन इतना वियर्ड था कि पूरे देश भर के क्रिकेट फैंस और यहाँ तक कि इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली पुलिस उनके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है इतने बड़े लेवल पर। लेकिन फिर बाद में एक ऑथराइज्ड कमेटी बनती है जो कि गुरुनाथ और राज कुंद्रा को गिल्टी घोषित कर ही देती है। ये इन्वेस्टिगेशन आगे तक चलती है और ऑलमोस्ट 1 साल बाद यानी 28 मार्च 2014 को श्रीनिवासन को एज एन आईपीएल चेयरमैन सैक कर दिया जाता है फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। बट टर्निंग पॉइंट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जिसको फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोधन लीड कर रहे थे। इस कमेटी को फाइनली डिसाइड करना था कि जो सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स ने गड़बड़ करी है उसके लिए उन्हें क्या सजा देनी चाहिए। एंड ये कमेटी बनी थी इसी कंक्लूजन के लिए। एंड फाइनली 1 जुलाई 2015 को वो कमेटी अपना फैसला सुनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर देती है, जिसके बारे में हमें पता ही है कि कैसे 2016 और 2017 में 2 न्यू टीम्स को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जगह पर खिलाया गया। और इसी सब के पीछे ये 2-2.5 साल की कहानी है जिसने पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सबको हिला के रख दिया। इस कहानी की शुरुआत तो हुई थी अंडरवर्ल्ड के डॉन को पकड़ने से, लेकिन खत्म हुई 2 आईपीएल टीम्स की सस्पेंशन से। ये पूरा स्कैंडल एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में क्रिकेटर्स से ज्यादा पॉलिटिक्स, पैसा और बहुत सारी इलीगल चीजें भी शामिल होती हैं जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मल दुनिया से छिपकर होती है। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी से रिलेटेड